हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी कक्षा 12वीं की तैयारियां। जी हाँ, तो मैं बच्चों की रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूं आपके लिए बाकायदा सैम्पल पेपर सीरीज़, जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सैम्पल पेपर्स, यानी कि आपके मॉक पेपर्स, जिसमें हम पूरा का पूरा 80 नंबर का पेपर सॉल्व करेंगे आपके साथ। ये पेपर हमारे फ्री बैच में आपको मिल जाएगा। बस आपको नीचे आरकेजी इंस्टीट्यूट का जो ऐप का लिंक दे रखा है उस पर जाना है, ऐप डाउनलोड करना है। बाकी पूरा लेक्चर मेरे साथ ध्यान से देखना, जिसमें सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने वाले हैं, पूरा मॉक पेपर करेंगे सॉल्व। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है सभी एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। अगर आप आरकेजी इंस्टीट्यूट में आकर अपने सीए की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के बाद, तो मैंने बताया था पुरानी वीडियो में हमारे एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। ऑफलाइन सीट्स लिमिटेड हैं, इसीलिए उसका एडमिशन बाद में नहीं होता। कृपया अपनी सीट्स टाइमली रजिस्टर करवा दीजिए, क्योंकि हमारी 30% सीट्स ऑलरेडी रिज़र्व हो चुकी हैं, बुकिंग ऑलरेडी ओपन हो चुकी थी। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो कृपया अपनी सीट को जल्दी बुक कीजिएगा। ये भी छोटी अपडेट इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अब इस पेपर पर आते हैं। 80 मार्क्स का पूरा पेपर करेंगे डिस्कस आपके साथ। आ जाओ फटाफट, रजिस्टर निकाल के और पेन निकाल के बिल्कुल तैयार। चलो, तो पेपर का पैटर्न तो अपने को पता ही है कि कैसे कैसे रहने वाला है। तो क्वेश्चन 1 से ही शुरू करते हैं अपना पार्ट ए के स्टार्टिंग से फटाफट। क्वेश्चन 1 में लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म विच डेवलप्स सॉफ्टवेयर फॉर इंडस्ट्रीज। एक्स माइनर सन जेड इज़ अ कंप्यूटर विजर्ड, कैन ही बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म? ठीक है, अगर दोनों एग्री करते हैं तो वैसे इसका रूल याद है क्या होता है कि भाई माइनर जो है वैसे तो एडमिट नहीं आ सकता, लेकिन अगर बाकी सारे पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं फॉर द बेनिफिट तो फिर वो आ सकता है। ठीक है, तो बस आप ऑप्शन ए लिख लो। उसके बाद सेकंड है असर्शन, रेंट पेबल टू अ पार्टनर इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट एंड नॉट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये बात वैसे तो ट्रू है, और रीज़न कह रहा है रेंट पेबल टू पार्टनर इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो ये भी ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि रेंट जो होता है वो चार्ज है। उसके बाद थर्ड है 200 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपी ईच इशूड एट पार वर फोरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3। फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर वॉज नॉट कॉल्ड। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो फटाफट ये सोच लिया करो या बना लिया करो कि उसने ₹3 फर्स्ट कॉल के दिए नहीं है और ₹2 की तो फाइनल कॉल अभी कॉल्ड ही नहीं हुई है। तो इसका मतलब कितने रुपए दे चुका वो? 5। ठीक है, फिर वो पूछ रहे बाय विच अमाउंट शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड ऑन फॉरफीचर। तो शेयर कैपिटल में पूछ रहे हैं आप कितने रुपए डेबिट करोगे। अब शेयर कैपिटल में हम जितना हमने कॉल करा है, तो नहीं कॉल किया, जितना रिसीव करते हैं वो लिखते हैं शेयर फॉरफीचर में, और जितना कॉल्ड होता है वो लिखते हैं शेयर कैपिटल में डेबिट। तो 5 और 3 8 और 200 शेयर्स, तो कितना हो गया? 1600, राइट। ठीक है, तो बस तो ए लिख लो आप। फिर उसके बाद चॉइस वाला है इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज। डिवेंचर का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? फटाफट फास्ट आंसर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट भी क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बी। उसके बाद फोर्थ, डैश ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर बुक वैल्यू। तो क्या करना ज़रूरी होता है? हाँ बिल्कुल, और ये इसका रीज़न भी है। तो इसीलिए क्या बन गया ऑप्शन? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। और चॉइस वाला है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3. A has given a guarantee that his share of profit will not be less than 1,25,000. Profit for the year end is 2,70,000. Deficiency, if any, would be borne by B and C equally.
B's share of profit after meeting the deficiency will be। तो पहले तो आप निकाल लो ए और बी का कितना कितना है, रेशो में बांट लो 4:3:2। ठीक है, तो ए का आएगा 4/9, बी का आएगा 3/9। तो ए का तो कितना आ रहा है 120 और बी का 90। सी की ज़रूरत नहीं है वैसे। अब ए का 120 आ रहा है और आपने गारंटी दी है 125, तो कितनी डेफिशिएंसी हो गई 5000। तो वो ए और वो लिखा है बी और सी बराबर बराबर बांटेंगे, तो बी में से कितनी माइनस हो गई 2500, तो कितना बच गया 87,500। हाँ, तो अपने को तो खाली बी से मतलब है ना, तो सी का निकाल के टाइम वेस्ट क्यों करना, है ना, समझ गए। तो हमको फास्ट करना है, तो क्वेश्चन देखते ही आपको बस मुद्दे की बात करनी है। तो 87,500 बी का निकालना था। इसके बाद 5, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 15 नवंबर विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 15 दिसंबर ए एडवांस 2 लाख रुपए बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। ऑन 1 जनवरी फर्म गेव अ लोन ऑफ 40,000 टू बी। तो ए ने फर्म को लोन दिया है और फर्म ने बी को लोन दिया है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 शोड एन प्रॉफिट ऑफ 2 लाख बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द अबव। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी। हाँ, तो अब क्योंकि डीड तो है नहीं, लिखा है विदाउट एनी डीड, तो ए ने जो लोन दिया है उस पर मिलेगा 6%, राइट। तो ए ने 15 दिसंबर को लोन दिया है, तो आप ए के लोन पर इंटरेस्ट निकाल लो 6%, कितने महीने का 15 दिसंबर को लोन दिया, तो आधा महीना दिसंबर का, फिर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने वो, यानी 3.5 शायद, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 2, 1.5 दूनी 1.75 इंटू 2, मेरे ख्याल से 3500। हाँ ठीक है, तो 3500 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो प्रॉफिट में से ये तो आपको देना ही पड़ेगा, तो कितना बचेगा प्रॉफिट 2 लाख में से ये माइनस कर दो 196,500। अब ए और बी का शेयर क्योंकि इक्वल रहने वाला है, क्योंकि डीड तो है नहीं, तो इसको इक्वली बांट दो 98250, सही। तो बस उसने कहा था बी को कितना शेयर मिलेगा, तो 98250, सही, परफेक्ट। उसके बाद 6 है, इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है प्रीवियस ईयर के अंदर 1 नंबर में, कि इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर को कहाँ शो करोगे। बस इतना टाइम नहीं लगाना, करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़, और सब हेड भी पूछ ले तो अदर करंट लाइबिलिटी, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू है ना। उसके बाद चॉइस में है ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। कह रहा है आप क्रेडिट किसको करते हो, बस एक बार एंट्री सुनाओ ओरली क्या होती है। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो वो पूछ रहा है क्रेडिट किसको करते हैं, तो डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अगर पूछता डेबिट किसको करते हैं, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद 7th असर्शन है व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप एंड क्रेडिटेड टू द रिस्पेक्टिव अनपेड कॉल्स अकाउंट दैट इज कॉल्स इन अरियर एंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट विद द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड। तो सही इंग्लिश लिख रहा है बिल्कुल, है ना, ट्रू। और रीजन व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड ऑल एंट्रीज रिलेटिंग टू शेयर फॉरफीचर एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मस्ट बी रिवर्स्ड। तो ये बात भी सही कह रहा है जब शेयर फॉरफीट हो जाते हैं तो सारे ही मतलब हम एंट्रियां जो करते हैं सिवाय किसके, एक्सेप्ट
दोज रिलेटिंग टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम अगर हमें रिसीव हो गया तो वो तो हम कैंसिल नहीं करते, लेकिन कह रहे हैं बाकी जो भी चीज़ें हमने रिकॉर्ड की होती हैं हम उन सबको रिवर्स कर देते हैं, मतलब कि कैंसिल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ए ही हो गया, राइट। तो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, मतलब सब कुछ सही है। उसके बाद 8th, व्हेन विल द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड एंड गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो मतलब वो पूछ रहा है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कह रहा है ये वाली एंट्री कब करते हो। तो व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज गिवन, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री क्या होती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है ना। तो देखो ये रिवर्स क्वेश्चन था, कई बार आपसे पूछता है एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री, तो आप बता दोगे, लेकिन इसमें एंट्री दे के पूछ रहा है कि ये किस चीज़ की है। अच्छा, फिर चॉइस वाला नेक्स्ट, इसमें है Z इज़ अ पार्टनर इन ए फर्म, ही रेगुलरली विड्रू 2,000 रुपये एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2019। इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 8% पर एनम, इंटरेस्ट विल बी। तो लगा दो फॉर्मूला IOD का। टोटल ड्राइंग हो गई 6 महीने के लिए ड्रॉ करी ना उसने, तो 12,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड बता दो ज़रा, अपॉन 12। तो क्या लेंगे, अब उसने कुछ बोला नहीं है तो हम मिडिल ही मानेंगे, है ना। तो हर महीने अगर वो मिडिल में विड्रॉ करता है 6 महीनों के लिए, तो बताओ एवरेज पीरियड रटा हुआ होना चाहिए, तभी तो टाइम वेस्ट होता है एग्ज़ाम में। 3, अगर पूरे साल का होता तो 6, है ना, खाली 6 महीने का है तो 3, तो एवरेज पीरियड 3, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 240। उसके बाद 9th और 10th पहले पढ़ लेते हैं। अमित एंड सुमित स्टार्टेड ए फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020 शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अमित विड्रू रेगुलरली 2,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड सुमित विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट। तो सुमित की विड्रॉइंग आपको मतलब इरेगुलर दे रखी है। एज पर द डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। तो कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑफ अमित एंड सुमित। तो अमित और सुमित की टोटल ड्राइंग पूछ रहा है, तो वो तो निकाल लेते हैं। अमित की टोटल ड्राइंग कितनी है, 2,000 हर महीने, तो 24,000। और सुमित की टोटल ड्राइंग, ये तीनों को जोड़ लो, 8 और 10 18 और 6 24। तो 24 A की 24 S की, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 48। लेकिन 10th में पूछ रहा है अमित इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमित का IOD पूछ रहा है, तो अमित का IOD निकाल दो। तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड क्या लोगे बिगिनिंग ऑफ मंथ का, 6.5, सही। बस तो इसको सॉल्व कर दो, तो आ जाएगा अमित की ड्राइंग का इंटरेस्ट आ जाएगा 1,300, सही। ठीक है, तो ऑप्शन डी। उसके बाद 11th क्वेश्चन नेक्स्ट। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses equally with capital of 10 lakh and 7 lakh respectively. Calculate the amount of profit or loss to be distributed among the partner if rent payable to the partner X is 10,000 per quarter. Profit is 30,000 before providing the rent. ठीक है, तो बस सिंपल है। तो रेंट कितना दिया पहले वो माइनस कर दो, 10,000 पर क्वार्टर, तो 40,000, ठीक है। तो 30,000 में से 40,000 गया, कितना बच गया, -10,000। तो कह रहा है प्रॉफिट और लॉस शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स विल बी। तो दोनों के बीच में इक्वली बांट दो, तो कितना आ गया, लॉस
5 और वाई का भी 5। ठीक है, तो इसमें सी नहीं लिखना जल्दबाजी में, हाँ डी लॉस। उसके बाद 12th तो थ्योरी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी, कितने लोग चाहिए पब्लिक कंपनी में, मालिक 7, राइट 7। उसके बाद 13th, ऑन अ शेयर ऑफ ₹10 issued at a premium of ₹2, whole amount is called up and 7 is received। तो 7 रुपये मिल गए हैं और 3 रुपये नहीं मिले हैं। ठीक है, द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो वो पूछ रहे शेयर कैपिटल अकाउंट में आप कितने रुपए क्रेडिट करोगे। तो इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या क्रेडिट करते हैं, वैसे क्या लॉजिक होता है, जो भी फेस वैल्यू कॉल्ड कर ली, हाँ है ना, 5 रुपये 7 हमें रिसीव हुए और 3 हमें रिसीव नहीं हुए, तो इसका मतलब कॉल तो उसने पूरे 10 कर लिए और लिखा भी है, ये देखो ब्लू कलर कर रहा हूँ, होल अमाउंट इज कॉल्ड अप। तो पूरे 10 रुपये कॉल कर लिए हैं, वो तो 7 मिल गए और 3 नहीं मिले, है ना। तो देखो ये सब चालाकियाँ होती हैं उसकी। तो आंसर 10 रुपये ही है। तो शेयर कैपिटल में तो हाँ 3 रुपये तो कॉल से नरियर है भाई। जब आप एंट्री करोगे तो आप तो शेयर कैपिटल में तो पूरा लिखोगे ना, समझ गए। 3 रुपये तो कॉल से नरियर है और 7 रुपये हमें रिसीव हुए, वो है बैंक, ऐसा लॉजिक। चलो बढ़िया क्वेश्चन। उसके बाद 14, द रिलेशन ऑफ ए पार्टनर विद द फर्म। पार्टनर का फर्म के साथ कैसा रिलेशन होता है, ओनर एंड एजेंट, है ना, मतलब वही प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, उसके बाद 15 में मैच द फॉलोइंग मुझे कराते रहो। सबसे पहले ए, ओल्ड पार्टनर्स को किससे मैच करोगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बिल्कुल सही। फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्या मिलता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, हमेशा, क्योंकि पीएफजी को आप किस रेशो में देते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो जब नया पार्टनर अपने साथ प्रीमियम लाता है तो वो हम किसको देते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। नहीं, न्यू पार्टनर तो क्या करता है, न्यू पार्टनर तो इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल, है ना। और सी में लिख रहा है ऑल पार्टनर्स। तो अब नई फर्म जो होती है, यानी कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गया तो वो प्रॉफिट तो सभी पार्टनर्स को मिलेगा, है ना। तो मतलब अब देखो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। ए से 4 मिला, बी से 1 मिला, सी से 2 मिला, डी से 3 मिला, तो सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, हाँ सी। बाकी इसका चॉइस का भी बता दो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट जेड फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। तो बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है, मशीनरी वॉज ओवर वैल्यूड बाय 10%। तो आपको सिखाया था ना कि कैसे निकालते हैं मशीन की एक्चुअल वैल्यू। हाँ मतलब उतना टाइम नहीं है, सीधा इंटू 100/110 कर दो तो मशीन की सही वैल्यू आ जाएगी 2,50,000। तो इसका मतलब मशीन की वैल्यू में क्या हो गया, गिरावट, 25,000 का लॉस। और फर्नीचर के बारे में लिखा है, फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाय 15%। तो अब फर्नीचर की भी वैल्यू निकाल लो एक्चुअल, यहाँ निकाल देता हूँ। तो 51,000 इंटू 100 क्या, 85। कम हो गया ना, 15% कम का मतलब हो गया 100 में से 15 गया 85। तो फर्नीचर की असली वैल्यू आ गई, निकाल लो,
मेरे ख्याल से 60,000। हाँ 60 ही आ गया। तो फर्नीचर में कितने रुपए बढ़ गया फ़ायदा? 9,000 का। तो पूछ रहा है रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ या गेन। तो 25,000 की गिरावट है और 9,000 का फ़ायदा है, तो नेट नेट अगर आप निकालोगे तो 16,000 का लॉस आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन में 16,000 का लॉस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 16th लास्ट MCQ, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विच आइटम इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये तो डायरेक्ट है, बताओ रियलाइजेशन अकाउंट में किसको डेबिट करते हो ये पूछ रहा है। ये तो क्रेडिट करते हैं, क्रेडिटर बैलेंस शीट में जो दिख रहा है ये भी क्रेडिट करते हैं, बैलेंस ऑफ रिजर्व फंड ये भी नहीं डेबिट करते। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, है ना, उसकी एंट्री भी थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। चलो तो अब देखो एक मज़ेदार चीज़, हमें एग्जैक्टली 19 मिनट हुए हैं, मैंने टाइमर लगा रखा है, ठीक है। तो 19 मिनट में जो मैंने बताया था कि जब आपको 15 मिनट मान लो रीडिंग टाइम मिला तो उसमें आप MCQ करोगे, तो मैंने तो चॉइस वाले भी करवा दिए, तो 19 में से मान लो 1-2 मिनट और कम कर लो, तो 17 मिनट में आप ये MCQ कर सकते हो। तो इतने पेस पे करोगे तब आपका पेपर नहीं छूटेगा, समझे। तो शुरू के जो MCQ हैं वो मतलब टोटल टाइम आपका मैक्सिमम 20 मिनट में हो जाना चाहिए, जिसमें 15 मिनट रीडिंग टाइम का यूज़ कर लो, 5 मिनट एक्स्ट्रा बस। तो शुरू के 5 मिनट तक ही आप यहाँ पे पहुँच जाओगे एक तरह से पेपर के। तो 15 मिनट रीडिंग टाइम और 5 मिनट और। नहीं नहीं नहीं, आप मतलब कर सकते हो, लेकिन इसमें फ़ायदा होता है ना कि अब आपके देखो 16 नंबर पक्के हो गए और 2-3 गलत भी होंगे, मान लो लेट्स एज्यूम कंजर्वेटिवली, तो 13 तक तो पहुंच गए ना। तो 5 मिनट में आप 13 नंबर कवर कर लिए, है ना। तो इसीलिए रीडिंग टाइम में फटाफट MCQ कर लो, बाकी तो अब बाद में कर ही लेंगे, ठीक है। चलो अब 17 से थोड़ा करेंगे, तो जिसमें थोड़ा थोड़ा आपका काम शुरू हो जाएगा अब। तो 3 नंबर है AMTK, मतलब 4 पार्टनर्स हैं। वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 2:1, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3, ठीक है, रेशो बदल गया। ऑन दिस डेट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,20,000। तो जल्दी से मन में इसकी एंट्री सोचो क्या होती है इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल। नहीं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना। नहीं, बैलेंस शीट में कहाँ दी, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट लिखा है, बैलेंस शीट ही नहीं, जब बैलेंस शीट ही नहीं दी तो बैलेंस शीट में कहाँ से दी। एंड जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स इज 36,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। और जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, हाँ, जनरल रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो अब आप फटाफट करके दिखाओ, कोशिश करो 2 मिनट में करके दिखाओ। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ, पहले वो वाला कर लेता हूँ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाला। 2:2:2:2:1, नहीं 2:1:2:1, है ना, और नया रेशो है 4:2:3:1। तो आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो। हाँ, तो क्या आ रहा है, मतलब कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, और कितना कितना शेयर, ए का गेन कितना आ रहा है, ठीक है, मतलब ए और एम का 4:2, नहीं फ्रैक्शन बताओ, 4/60 और 2/60, ठीक है। तो ये गेन कर रहे हैं दोनों, तो इन्हें डेबिट कर देना। और टी क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/60 और के 4/60, तो इन्हें क्रेडिट कर देना। तो मतलब गुडविल के लिए आपकी एंट्री बन जाएगी ए डेबिट, एम डेबिट, 2T 2K। बाकी इनका अमाउंट निकालने के लिए आप गुडविल जो दे रखी है 1,20,000 को इनके गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ रहा है,
8,000 सही, बिल्कुल, है ना। बाकी जनरल रिज़र्व की तो चलो ओरली मैं बता देता हूँ, आप ऐसे ही लिख लेना। जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट 36,000, है ना। टू AMTK को 2:1:2:1 में बांट दोगे, मतलब ओल्ड रेशो में बांट दोगे, तो 12,000 6,000 12,000 6,000, है ना। तो ये तो ओरली ऐसे ही कर ली। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब 18th करते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया था आपके बोर्ड्स के अंदर ही, तो ये पढ़ते हैं पहले, फिर आपसे बनवाता हूँ क्या है। सुधा, नरेश एंड गीता वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 6 लाख 4 लाख 2 लाख रेस्पेक्टिवली। बिसाइड्स हर कैपिटल, गीता हैड गिवन अ लोन ऑफ 75,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। नंबर 1, IUC 9%, IUD 12%, सैलरी टू सुधा 30,000 पर मंथ एंड टू नरेश 40,000 पर क्वार्टर, और इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन 9% पर एनम। ठीक है, तो ये एक चार्ज होता है ना। ड्यूरिंग द ईयर सुधा विड्रू 50,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। नरेश विड्रू 50,000 रुपये एट द बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, एंड गीता विड्रू 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो ये हाफ ईयर देख लो क्या है। जैसे मान लो ये पूरा साल होता है एक, ठीक है, तो इसमें कितने हाफ ईयर आएंगे? 2, 6 महीने के, है ना, 6 मंथ और 6 मंथ। अब पहले नरेश का देखना। नरेश लिखा है नरेश विड्रू 50,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो नरेश हर हाफ ईयर की बिगनिंग में 50,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। तो टोटल ड्राइंग हो गई 50,000। लेकिन जब आप इसका एवरेज पीरियड निकालोगे तो पहले बताना आप अपने हिसाब से कितना आएगा इसका एवरेज पीरियड। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है? नहीं, पहली ड्राइंग के बाद 12 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग के बाद 6 मंथ डिवाइड बाय 2। तो नरेश के लिए एवरेज पीरियड कितना लोगे? 9। समझ गए पार्थ बाबू? फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? 12 महीने, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? 6 महीने। हाँ, अच्छा, अब गीता के लिए देखना ध्यान से। अब गीता जो विड्रॉ कर रही है पैसा, वो लिखा है 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। अब गीता हाफ ईयर ख़त्म होने के बाद विड्रॉ कर रही है 70,000। तो गीता 70 और 70 विड्रॉ कर रही है, तो गीता का एवरेज पीरियड कितना होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ्स डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया? 3। तो समझ गए खेल? तो नरेश का एवरेज पीरियड 9 लेना और गीता का एवरेज पीरियड 3 लेना। बाकी कह रहा है द प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन वॉज 7,06,750। ठीक है, तो आपको मतलब प्रॉफिट दे रखा है, वो ऊपर लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन दिख जाए। 7,06,750। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट दे रखा है 7,06,250। तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है 750। हाँ, 750। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है बेसिकली। ठीक है, तो IOL निकालना, IOC निकालना, IOD निकालना, सैलरी निकालना और माइनस माइनस करके आंसर निकालना। सर ऐसे क्वेश्चन में जैसे कि इसमें दे देना बिफोर अलाउड इंटरेस्ट, तो इसका मतलब क्या है कि हमने इंटरेस्ट खाली इंटरेस्ट नहीं दिया, हमें कुछ भी दिया था? नहीं, कुछ नहीं। देखो, एप्रोप्रिएशन तो दिए ही नहीं, और बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन गीता लोन का मतलब है कि आपका जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो भी नहीं दिया। तो पहले तो इसमें से IOL माइनस करोगे, फिर जो बचेगा उसको P&L एप्रो में लाकर फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, या फिर P&L एप्रो में माइनस करके दिखा दो। हाँ हाँ हाँ, राइट, समझ गए खेल? चलो, तो अब खेल कंप्लीट करो, कोशिश करो
6 मिनट में हो जाए। चलो तो देख लो, अब आंसर बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। पहले अब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन आपने माइनस करा होगा, तो वो आ गया 7 लाख पहले प्रॉफिट, ठीक है। फिर IOD जो आपने कैलकुलेट करे होंगे वो फिगर आई होगी, सुधा का तो 9,000 है ना, फिर नरेश का भी 9,000 और गीता का 4,200, यही आ रही है ना। तो IOD का टोटल आ गया 22,200। बाकी डेबिट साइड में आपको IOC लिखना है ना। तो सुधा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54,000, नरेश का 36,000, गीता का 18,000। बाकी सैलरी लिखनी है, सुधा की 30,000 रुपये महीना थी तो 3,60,000, नरेश की 40,000 पर क्वार्टर थी तो 1,60,000। बस फिर टोटल करके तो जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो सही बच रहा है 94,200, जो सुधा, नरेश और गीता के रेशो में बांट देंगे तो 47,100, 28,260 और 18,840 सही आ रहा है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो एक ये हो गया। बाकी इसका जो चॉइस वाला है वो आप होमवर्क में एक बार खुद ट्राई कर लेना, तो वो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। बाकी नेक्स्ट है 19th, इसमें देखते हैं अब। योगेश लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स वर्थ ₹2,20,000 एंड ऑल्सो टुक ओवर द लाइबिलिटी ऑफ 40,000 ऑफ रोहित लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 1,92,000। योगेश लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग, अब देखो क्या इशू करा उसने, 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20, तो मतलब 120 रुपये इशू प्राइस हो गया। तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ योगेश लिमिटेड, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम, फटाफट कर लेते हैं। चलो साथ साथ पहले फर्स्ट एंट्री बताओ क्या, ठीक है सही, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 2,20,000, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ 40 और 2 रोहित, ठीक है। क्रेडिट वाली साइड ज़्यादा आ रही है तो आपका डेबिट साइड में क्या बैलेंस आ जाएगा, गुडविल 12,000, ठीक है सही है। चलो ये तो हो गया सिंपल। और दूसरी एंट्री फिर आपने उसको पेमेंट कर दी, आपने उसको डिवेंचर्स इशू कर दिए रोहित को 100 रुपये के और 20% प्रीमियम पर, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रोहित अकाउंट डेबिट 192, ठीक है, 2 12% डिवेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। बाकी कितने डिवेंचर्स इशू करेंगे ये वर्किंग में निकाल लेते हैं। 1,92,000 को 120 से डिवाइड कर देंगे, कितने, 1,600, ठीक है। तो 1,600 डिवेंचर इशू करेंगे, तो 1,600 इंटू 100 और 1,600 इंटू 20 प्रीमियम, तो 1,60,000 आ जाएगा 12% डिवेंचर में और 32,000 आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, ठीक है। तो एक वेंडर वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में मतलब इंपॉर्टेंट होता है, आ जाता है और 3 नंबर में ही आता है जनरली, तो ये आपको इजी मार्क्स दिलवाएगा, ठीक है। तो 2 ही एंट्री करनी होती है। वो भी बताता हूँ, हाँ मतलब आता हूँ, वो भी वो डिस्कस करता हूँ। तो और वाले पार्ट में पढ़ लेता हूँ पहले, बट ऊपर वाला ओके हो गया है ना, वो तो सिंपल था, ठीक है। बाकी और वाले पार्ट में लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय फोरफीचर ऑफ शेयर्स, तो फोरफीचर ऑफ शेयर तो आप बता ही दोगे कि क्या होता है ना। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं व्हेन डज द गेन ऑन फोरफिटेड शेयर अराइज एंड व्हेन इट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो फोरफीचर ऑफ शेयर का तो मतलब आपको पता ही है कि हम शेयर क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब वो पूछ रहे हैं व्हेन डज गेन ऑन फोरफिटेड शेयर अराइज, फोरफिटेड शेयर पर गेन कब अराइज होता है, तो इसका आंसर लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूँ, व्हेन री इशू प्राइस
is more than unpaid amount on shares. When reissue price is more than unpaid amount on shares. अभी समझाऊंगा भी, लेकिन ये इंग्लिश याद करके जाना घर से। और फिर आगे पूछ रहा है व्हेन इट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व में कब ट्रांसफ़र होता है? तो इसका आंसर बताओ। हाँ, इमीडिएटली आफ्टर री इशू। हाँ, तो ये भी लिख सकते हो, इसका आंसर होता है कब ट्रांसफ़र करते हैं? इमीडिएटली आफ्टर री इशू। अब इसको समझा देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट भी पता हो, खाली रटना नहीं है। अब उसने ये पूछा था कि फोरफिटेड शेयर पर गेन कब होगा, ठीक है। तो जैसे एक मनगढ़ंत कुछ भी फिगर बना लेता हूँ। तो आप बता दो 10 रुपये के ब्रेकअप में कितने रुपए रिसीव करूँ, कितने ना करूँ, आप ही बताओ। फिर तो सेम हो जाएगा ना, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये बताओ कितने रुपए रिसीव करवाऊँ और कितने ना करवाऊँ। 7 और 3, चलो ठीक है। तो आपकी एंट्री में ऐसे बनेगा, शेयर फॉर फीचर में लिख लोगे 7 और कॉल इन अरियर में लिख लोगे 3। अब जब आप रीइशू करते हो, पहले गुरुदेव, अब मान लो आपने रीइशू करे हैं शेयर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, जो रीइशू प्राइस होता है वो यहाँ लिखते हो, है ना, और जो भी डिस्काउंट देते हो आप वो यहाँ लिखते हो, ठीक है। बाकी 2 शेयर कैपिटल तो मैं मान लेता हूँ वही 10। अब आप कितने रुपए डिस्काउंट देना चाहते हो? वैसे तो आपको पता है मैक्सिमम आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो, बस नहीं, मैक्सिमम 7 दे सकते हो, है ना, क्योंकि आपके पास देखो शेयर फॉर फीचर में 7 रुपये यहाँ पड़े हुए हैं और मिनिमम आप 3 रुपये का रीइशू कर सकते हो। किसका? क्यों कर सकते हो? तो रीज़न ये होता है कि भाई क्योंकि हमें शेयर फॉर फीचर में 7 रुपये ही रिसीव हुए हैं, तो हम इससे ज़्यादा डिस्काउंट तो दे ही नहीं सकते, नहीं तो फिर कैपिटल रिजर्व नेगेटिव आ जाएगा, है ना। पहले ये याद आया। अगर मैं 7 रुपये डिस्काउंट दे देता हूँ तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ? कुछ भी गेन नहीं हुआ। यानी गेन का मतलब है कि अभी फ़िलहाल आपका कैपिटल रिजर्व क्या होगा? 0, क्योंकि 7 रुपये मिले और वही आपने डिस्काउंट दे दिया, तो अभी आपका गेन क्या है? 0। तो गेन कब होगा? अब दिमाग लगाओ, गेन कब होगा? जब रीइशू प्राइस कम से कम 4 रुपये हो। जब रीइशू प्राइस कम से कम कितना हो? 4 रुपये हो, तभी तो आपका गेन हो पाएगा ना। जैसे इस केस में कितना गेन हो गया? 1 रुपये का। इस केस में कितना गेन हो गया? 1 रुपये का, क्योंकि 7 रुपये आपको मिले और 6 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया, तो कितना गेन हो गया? 1 रुपये का, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि गेन कब होता है, तो अब इसकी इंग्लिश देखना बड़े ध्यान से। ब्लू कलर से ब्लू कलर को मैच करना, नहीं सॉरी, ब्लू कलर को, पहले ब्लू कलर को देखना, फिर ग्रीन कलर को देखना और फिर इंग्लिश पढ़ना। तो ब्लू कलर में क्या लिखा है? 4 रुपये, और ग्रीन कलर में क्या लिखा है? 3 रुपये। अब इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। कह रहा है गेन तब होता है जब री इशू प्राइस इज मोर। कह रहा है जब री इशू का प्राइस ज़्यादा होता है ना, व्हेन री इशू प्राइस इज मोर। किससे मोर? देन द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। तो यानी जब री इशू का प्राइस हमारे में 4 है और अनपेड अमाउंट कितना था? 3, तभी गेन होगा। तो लैंग्वेज आपको इंग्लिश की यही रट के जानी है। लॉजिक मैंने बता दिया कि जब आपका री इशू का प्राइस कॉल इन अरियर से ज़्यादा होगा तभी गेन होगा। अगर दोनों बराबर लिख दिए, मान लो आपने री इशू भी 3 रुपये में ही कर दिया, तो फिर आपका गेन कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, समझ गए। बाकी नहीं भी समझे तो बस ये अंग्रेज़ी ज़रूर रट के लेना, वो आप इम्पॉर्टेंट है। चलो उसके बाद जी 20,
एवरेज प्रॉफिट ऑफ शर्मा इज़ 50,000 रुपये पर ईयर, ठीक है। तो शर्मा का एवरेज प्रॉफिट है 50,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 3 लाख, ठीक है। इफ़ कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 10%, कैलकुलेट गुडविल बाय। चलो तो ये आप अपने आप निकाल के जल्दी से दोनों मेथड से गुडविल बताओ। सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर्स परचेज, ये लो उसने तो निकाल भी दी, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वो भी निकाल लो फटाफट। चलो तो कर लेता हूँ पहले मैं, तो पहले तो सिंपल बातें कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया सबसे पहले? 30,000 है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 3 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन ही है 50, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000, ठीक है। तो पहले केस में तो 3 ईयर्स परचेज है, इंटू 3 कर दो, ठीक है। तो पहले केस में तो गुडविल आ गई 60,000, और दूसरे में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में उसमें फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRI, तो दूसरे केस में आ जाएगी 2 लाख, सही है। तो सिंपल, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 X लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो फोकस करते रहना। द कंपनी ऑफर्ड 5,000 ऑफ दीज शेयर टू द पब्लिक, ठीक है, विच वर पेबल 25 रुपी ऑन एप्लीकेशन, 50 रुपी ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस आफ्टर 3 months, ठीक है। एप्लीकेशंस फॉर 7,100 शेयर्स वर रिसीव्ड, तो मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ऑन विच द डायरेक्टर्स अलॉटेड एज फॉलोज, 4,000 को पूरे 4,000, 3,000 को 1,000, तो ये हो गया प्रोराटा, और 100 शेयर रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। बाकी फिर लिखा है ₹1,85,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। कह रहा है अलॉटमेंट पर हमें 1,85,000 रुपये मिले हैं, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। कह रहा है कि जो एप्लीकेशन से अमाउंट कैरी होकर आगे आता है उसके अलावा, मतलब एक्सेस जो अमाउंट होता है उसके अलावा। और 1,15,000 ऑन कॉल, और 1,15,000 रुपये आपको कॉल पर मिले। तो मतलब उसने दोनों ही अमाउंट दे दिए कि हमें अलॉटमेंट पर कितने रुपए रिसीव हुए और हमें कॉल पर कितने रुपए रिसीव हुए। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फोरफीट दोज शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी वॉज ओवर ड्यू। अब डायरेक्टर्स ने वो वाले शेयर्स फोरफीट कर दिए जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो बस खाली फोरफीचर तक की एंट्री करनी है, शो एंट्रीज इन द कंपनीज बुक। तो बस आपको खाली फोरफीचर तक करना है, रीइशू की एंट्री नहीं करनी। तो टोटल मतलब आपकी इसमें 7 एंट्रीज हो जाएंगी, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 कॉल की, और 1 शेयर फोरफीट की, ठीक है। तो करो, कोशिश करो 7 to 8 या 9 मिनट्स मैक्सिमम में हो जाए। तो मिलते हैं 9 मिनट बाद। और ऑनलाइन के चीतो आप भी भाइयों बहनों वीडियो पॉज करके चाहें करना, 9 मिनट का टाइमर लगा के फिर देखेंगे उत्तर। चलो तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री के अंदर आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखा होगा, है ना। 7,100 एप्लीकेशंस आ गई थी इंटू 25 रुपये, तो ये तो सीधा सीधा हो गया। सेकंड एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 177,500 टू शेयर कैपिटल, इसमें आप 5,000 शेयर लिख लोगे इंटू 25 फेस वैल्यू। टू शेयर अलॉटमेंट, अब ये आपने निकाला होगा जो भी एक्सेस मनी निकला होगा ना प्रो राटा वाले में, और वो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया होगा 50,000, और 100 शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए थे तो उनका पैसा रिफंड हो गया टू बैंक, ठीक है। फिर थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो तो सीधा सीधा 5,000 शेयर और इंटू 50 रुपये, 2,50,000, राइट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एंट्री बिना कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन करे ही कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,85,000, ये गिवन था उसने, तो उसने हमको ये दे रखा था कि 1,85,000 रुपये हमें मिले हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा 2 मिनट ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए।
अब यहाँ पर आप ये देखो, बेसिकली हमारे पास अलॉटमेंट पर हम 2,50,000 रुपये मांग रहे हैं लोगों से, है ना। अब जिसमें से 50,000 तो चलो आपके ऊपर से एक्सेस एडजस्ट हो जाएंगे, तो उसको अगर एडजस्ट कर भी लूँ तो कितने रुपए मतलब मिलने चाहिए आपको? 2 लाख। वेरी गुड। लेकिन 2 लाख भी नहीं मिले, क्वेश्चन कह रहा है हमें सिर्फ कितने रुपए मिले? 1,85,000। तो मतलब इससे ये पता लग जाता है कि कॉल्स इन अरियर जो है, मतलब अलॉटमेंट पर जो पैसे नहीं मिले हमें, वो पता लग जाते हैं। वो कितने रुपए हैं? 15,000, राइट। तो हमें 15,000 रुपये नहीं मिले, ये हम पता लगा सकते हैं, जो आगे काम आएगा। वैसे समझ गए बात? अब डायरेक्टर्स ने लिखा था कि शेयर्स फोरफीट करे हैं जिन लोगों ने कॉल्स इन अरियर नहीं दिया। तो आप इससे ये पता लगा लोगे कि कितने शेयर्स फोरफीट हुए हैं। ठीक है, तो अब एक शेयर पे हमने अलॉटमेंट के कितने रुपए मांगे? 50 रुपये, राइट। तो इसका मतलब अगर अलॉटमेंट के 50 रुपये नहीं दिए इन लोगों ने, तो इसका मतलब कितने शेयर्स हैं? 300। तो आपको ये पता लग जाएगा कि 300 शेयर्स इसका मतलब फोरफीट हुए हैं, है ना। तो हमें जब 7th एंट्री करनी होगी ना, तो हम 7th एंट्री के अंदर मतलब 300 शेयर्स को फोरफीट करेंगे, क्योंकि हमें ये पता लग गया कि 300 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए। हाँ, और अगर ये 1,85,000 ना देता तो हम 2 लाख ले लेते, लेकिन ये क्वेश्चन की चाल थी, उसने 1,85,000 दिया, है ना। उसके बाद फिर कॉल की एंट्री 5th वाली तो सिंपल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5,000 शेयर इंटू 25, ये तो सिंपल। और 6th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये अमाउंट गिवन था, है ना, 1,15,000। तो बिना कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करे लिख लिया, तो ये भी गिवन था। बस अब हमको 7th और लास्ट एंट्री में शेयर फोरफीट करने थे। तो देखो 300 शेयर्स फोरफीट हुए इंटू 100, तो ये हो गया शेयर कैपिटल। 2 शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं हुए? ये देखो, ये रहा वो फिगर आ गई ना, देखो 15,000। और 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? 25 रुपए की, तो 7,500। और 2 शेयर फोरफीचर, कितने रुपए रिसीव हुए? 25 रुपये एप्लीकेशन के, तो 7,500। तो बस, तो हमारे 300 शेयर्स फोरफीट हो गए। हम कॉल्स इन अरियर मैंने ओपन नहीं करा था ना, नहीं, हाँ फिर गलत हो जाएगा। कॉल्स इन अरियर यहाँ पर तब क्रेडिट करते हैं जब ऊपर ओपन करा हो, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट करने का मतलब होता है आप कॉल्स इन अरियर क्लोज कर रहे हो, और क्लोज करने का मतलब है कि आपने या तो ऊपर ओपन करें। तो मैंने ना तो ऊपर ओपन करा, तो फिर अब मैं कॉल्स इन अरियर क्लोज भी नहीं करूँगा ना, क्योंकि मेरे बुक्स में कॉल्स इन अरियर अकाउंट ही नहीं है। समझ गए? हाँ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। या तो ऊपर ओपन भी करो फिर नीचे क्लोज भी करो, नहीं तो ऊपर ओपन ही नहीं करा, थोड़ा आसान रख लिया, तो नीचे फिर 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिख लिया। सर वैसे ये जो 5th और 6th एंट्री थी कि 5th में हमने मांगा था अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 25, हाँ, फिर बैंक अकाउंट में लेकिन हमें गिवन है 1,15। हाँ, तो 10,000 तो नहीं। हाँ, तो इसका मतलब अगर मान लो निकालने की ज़रूरत पड़ती तो 10,000 हमें नहीं मिले। हाँ, तो इसका मतलब अगर और भी कोई शेयर होल्डर्स होंगे ना जिन्होंने पैसे नहीं दिए, हाँ, लेकिन हमने उनके फोरफीट नहीं करे। क्वेश्चन ने कहा था कि हमने फोरफीट किनके करे? जिन लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने अलॉटमेंट से वो दिमाग लगाया था। तो क्वेश्चन ने कहा था कि हमने उन लोगों के शेयर्स फोरफीट करें जिन लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो इसीलिए यहाँ से मैंने पता लगाया था कि कितने शेयर फोरफीट हुए हैं। समझ गए? चलो, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे। 22, ये साथ साथ कर लेंगे, ये भी एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। इसमें लिखा है अमित एंड योगेश वर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेसिकली बस रिजोल्यूशन की आपको एंट्री बतानी है। नंबर 1, देयर वॉज अ फर्नीचर वर्थ ₹50,000। अमित टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर, यानी 25,000 का फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो अमित ने इसका मतलब कितने रुपए में टेक ओवर कर लिया? 22,500। ठीक है, एंड द रिमेनिंग फर्नीचर इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, और रिमेनिंग फर्नीचर 30% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो कितने का बेच दिया? 30% प्रॉफिट। तो 25,000 का 30% निकाल के जोड़ो, 7,500 और जोड़ दो तो 32,500। तो एंट्री बन गई अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसा क्वेश्चन में एक पॉइंट होता है तो कोई पॉइंट की एंट्री एक ही में करनी होती है। हाँ, तो एक पॉइंट की एंट्री एक में हो गई। जैसे कि मैं एग्जामिनर था तो मैं इसके अलग अलग करना बैंक के चाहते अलग करता हूँ। ठीक है, तो वो फिर एग्जामिनर कहेगा कि ये कैसा भोला और मासूम बच्चा है। नहीं तो फर्स्ट को तो ए बी में डिवाइड। हाँ, या फिर फर्स्ट लिख के फिर ए बी में डिवाइड करके 2 एंट्रीज कर, है ना। लेकिन भाई हमें एग्जामिनर को क्यों दिखाना कि हम छोटे बच्चे हैं? आपको तो एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। बाकी हाँ, फिर भी ये नहीं कि इम्प्रेस करने के चक्कर में पता चला खुद अपना कपड़े फट गए, तो अलग अलग ही कर दो, कोई टेंशन नहीं है, बस सही होनी चाहिए। हाँ, अलग अलग ही कर लो, तो बेचने की अलग कर लो चाहे, और टुक ओवर की अलग कर लो, लेकिन होगी अल्टीमेटली तो यही होगी, इफेक्ट तो यही होगा, कैसे मर्जी कर लो। अच्छा, अब सेकंड तो चलो ओरली सुन लेता हूँ, वो तो ईजी है। P&L अकाउंट शोइंग ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। तो ये तो एक P&L मतलब चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या है? P&L डेबिट टू पार्टनर, तो 2 अमित 2 योगेश, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, है ना। तो ये तो चलो सिंपल हो गई। उसके बाद जी थर्ड बताओ। अब योगेश का लोन था पार्टनर का, है ना, वॉज डिस्चार्ज एट 6200। तो योगेश लोन ऑफ 6,000 वॉज डिस्चार्ज एट 6200। योगेश लोन अकाउंट डेबिट टू योगेश। टू योगेश क्यों? डिस्चार्ज का मतलब हमेशा होता है पैसे देना। हाँ, टू कैश या टू बैंक, कुछ भी। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है जब आप पैसे देते हो, उसे डिस्चार्ज बोलते हैं। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए? तो वो 200 रुपये का जो नुकसान हुआ वो कहाँ लिखोगे? रियलाइजेशन, राइट। तो इसकी एंट्री है वाई लोन अकाउंट डेबिट 6,000, रियलाइजेशन डेबिट 200, टू बैंक 6200। समझ गए लॉजिक? उसके बाद फोर्थ, फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ योगेश हु हैड टू बियर दीज। तो सिखाया था जो बियर करता है उसको डेबिट, और जो पे करता है उसको क्रेडिट। तो बियर कौन कर रहा है? तो योगेश कैपिटल डेबिट, और पे कौन कर रहा है? तो फर्म पे कर रही है ना, तो फर्म का कैश चला गया। हाँ, तो योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद फिफ्थ, देयर वॉज अ बिल ऑफ 1,200 रुपये अंडर डिस्काउंट। द बिल वॉज रिसीव फ्रॉम सूरज हु प्रूव्ड इंसॉल्वेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25,000 वॉज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। तो कई बार सिखा रखा है, बताओ 2 एंट्रियाँ होंगी। पहले तो बिल जो था अंडर डिस्काउंट,
तो सूरज इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो इसकी एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 1200। और फिर उसी के तुरंत बाद लिखा है 25% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम फ्रॉम सूरज, 25% रिसीव हो गया, तो इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 25% मतलब 300। ठीक है, तो 2 एंट्री हो जाएंगी, बाकी आप मर्ज करके एक भी कर सकते हो। रियलाइजेशन टू बैंक 900 है ना, वो आपकी चॉइस है। बाकी 6, क्रेडिटर टू हुम फर्म ओड 6000 रुपये, एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 5000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द बैलेंस इन कैश। तो 6000 का क्रेडिटर था, उसने स्टॉक ले लिया 5000 का 5% डिस्काउंट पर, मतलब कितने का ले लिया 4750 का, तो इसकी तो नो एंट्री होगी। अब बचे हुए पैसे कह रहा है कैश में लिए, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी आपको, रियलाइजेशन टू कैश कितने रुपए 1250 जो बच गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट तो सिंपल है, लॉस ऑन डिसोल्यूशन की तो ओरली सुना दो। तो अमित डेबिट, योगेश डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये तो वैसे ही लिख लो बस, अमित डेबिट, योगेश डेबिट टू रियलाइजेशन। चलो बढ़े आगे। अब उसके बाद एक शेयर का बड़ा क्वेश्चन होता है 6 नंबर का, तो इसमें ये वाला जो है थोड़ा सा आसान है, तो ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। ऊपर वाला जो इसका चॉइस वाला है वो कर लेते हैं थोड़ा डिस्कस करके साथ साथ, वो मज़ेदार भी है। तो इसमें लिखा है मनीष लिमिटेड हैज़ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस for inviting application for 30,000 share of 10 each at a premium of 2, payable 3 on application, 5 on allotment including premium, 2 on first call and 2 on final call। ठीक है, company received applications for 45,000 shares and pro rata allotment was made in respect of 40,000 shares and remaining were rejected। ठीक है, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, ऑल कॉल्स वर मेड ओके। बी टू whom 300 shares were allotted failed to pay 2 calls. The company decided to forfeit the shares and subsequently reissued to C as fully paid for ₹9 per share। ठीक है, तो एक प्रॉपर क्वेश्चन है। तो पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, तो आपको टोटल इसमें 11 एंट्रियां करनी है। 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, 1 फॉरफीचर, 1 रीइशू और 1 कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो पहले करो 11 एंट्रियां और 12 मिनट में होना चाहिए। स्टॉप वॉच लगा के करो, टाइमर लगा के करो, 12 मिनट के लिए आप भी करो और फिर मिलते हैं 12 मिनट बाद। चलो तो देख लेते हैं। सबसे पहले एंट्री नंबर 1 आपने करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, 45,000 एप्लीकेशन मिली इंटू 3। फिर सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल में 30,000 शेयर इंटू 3, 2 शेयर अलॉटमेंट में 30,000 आपका एक्सेस आ गया होगा प्रो राटा वाला, और 5,000 हमने रिफंड कर दिए थे, तो 5,000 शेयर इंटू 3। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 शेयर इंटू 5, 2 शेयर कैपिटल 3 रुपये और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपये। ठीक है, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए रिसीव हुए आपको, 1,20,000 है ना, 30 पहले से एडजस्ट कर लिए थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000।
फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 रुपये यानी 60,000। और फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जिसमें सिर्फ मिले होंगे आपको 59,400 क्योंकि 600 रुपये उसने नहीं दिए, ठीक है। फिर सेकंड कॉल की, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल 60,000 और सेकंड कॉल पे भी आपको कितने रुपए रिसीव हुए 59,400 क्योंकि 600 रुपये उसने नहीं दिए। फिर उसके शेयर फॉरफिट हो गए 300, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें तो पूरे 300 इंटू 10 और 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया था 600, 2 शेयर सेकंड कॉल नहीं दिया था 600 और 2 शेयर फॉरफीचर कितने रुपए रिसीव हुए थे 1800, ठीक है। फिर उसके शेयर रीइशू कर दिए थे 9 रुपये में, 1 रुपये का डिस्काउंट था, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2700, ये डिस्काउंट आ गया। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 300, है ना, और 2 शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप। बस, तो सारे शेयर रीइशू हो गए, तो कैपिटल रिजर्व आप सीधा 1 - 2 भी निकाल सकते हो। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1500, है ना। तो क्लियर है, सारी वैल्यू सही थी। चलो बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में चॉइस है, जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला एडमिशन का और दूसरा क्वेश्चन है रिटायरमेंट का, है ना। तो एक होमवर्क में कर लेंगे क्योंकि चॉइस के अंदर है, एक अभी कर लेंगे। तो एडमिशन जो है वो थोड़ा सा इजी है, तो वो आप होमवर्क में कर लो, ठीक है ना। तो जनरली एडमिशन के साथ या किसी एक के साथ चॉइस रहेगी, तो वो आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। उसमें क्योंकि सिंपल है, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट भी एज सच नहीं है, सिंपल वाली है। बाकी ये कर लेते हैं आगे। A, B and C were partners in a firm whose balance sheet as at 31st March was as below। तो 3 पार्टनर्स हैं A, B, C, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। बाकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर लिखा है बी रिटायर्ड ऑन दैट डेट एंड इन दिस कनेक्शन इट वाज डिसाइडेड टू मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो बी रिटायर हो गया। अब एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं पहले। 1 में ए में लिखा है रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 5% एंड 10%, ठीक है। तो ये तो आप रिवैल्यूएशन में डाल दोगे। बी में लिखा है टू प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर, ये भी आप रिवैल्यूएशन में डाल दोगे, नुकसान हो गया, तीनों नुकसान है। रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड एज येट, तो ये भी आपका एक रिवैल्यूएशन में नुकसान हो गया। बाकी गुडविल फिर कह रहा है इज़ वैल्यूड एट 4200। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3। अब रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री क्या होती है? पहले रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो, हाँ, और ए और सी गेन ही करेंगे, मतलब मैं मान रहा हूँ लेट से, तो उनको डेबिट कर दो, ठीक है, ठीक है। बाकी उसने न्यू रेशियो दे रखा है 5:3 ए बी सी का, है ना। ओल्ड रेशियो दे नहीं रखा था, तो ओल्ड रेशियो आप कितना ले लेना, इक्वल। बाकी फिर लिखा है टू री एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड टू ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश टू पे ऑफ बी इमीडिएटली एंड टू लीव अ बैलेंस ऑफ 1000 रुपये इन बैंक। तो ये पूरी कहानी कौन से कैपिटल एडजस्टमेंट की है? तीसरा, सबसे लास्ट वाला, जिसमें आप बैलेंस, हाँ, जिसमें शॉर्टेज ऑफ कैश होता है, एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस आपको 1000 रुपये मेंटेन भी करना है ना, मतलब रिक्वायर्ड कैश बैलेंस बोल रहा है, और बी को इमीडिएटली पे करना है, हाँ, वो स्टेप लगाने। तो बस इसमें कह रहे हैं गिव जर्नल एंट्रीज एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट। तो इसमें रिवैल्यूएशन की भी आप एंट्री ही करना, अकाउंट नहीं बोल रहा, और बाकी कह रहे हैं बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है नए फॉर्म की, ठीक है। हाँ, नहीं, रिक्वायर्ड तो आपको इतना ही रखना है, नहीं बचेगा इतना नहीं, आपको बचवाना इतना ही है।
समझ गया डिफरेंस? तो बचेगा इतना नहीं, ये बचवाना इतना है। कह रहा लीव अ बैलेंस ऑफ 1000 इन बैंक। तो ये होगा ना बी को जितना देना है प्लस एक्सिस्टिंग माइनस। हाँ, तो इसका मैं लिख देता हूँ। हाँ, टोटल कैपिटल का इसमें केस 3 में फॉर्मूला होता है, ए का बैलेंस जो बचा वो ले लेना, सी का बैलेंस जो बचा वो ले लेना, बी को जो देना है वो ले लेना, प्लस जो भी रिक्वायर्ड कैश बैलेंस चाहिए आपको 1000, और माइनस जो बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है। स्कूल में आपने क्वेश्चन कराया था जिसमें एक पार्ट थे क्रेडिटर पे किए हमने 7500 करके। हाँ, तो फिर कैश कम हो जाएगा। नहीं तो फिर उसमें बैलेंस में ऐड कर रहे थे 7500 और ऐड का वाला समझ नहीं आया था। नहीं, वो अगर मान लो आप कोई पेमेंट करते हो तो ये जो एग्जिस्टिंग कैश है ना, तो ये कम हो जाता है। तो हाँ, तो मतलब जैसे ये, हाँ सॉरी, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया। तो जो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है वो आपको ऐड करना है, और जो रिक्वायर्ड कैश बैलेंस है 1000 रुपये वो आपको माइनस करना है। तो अगर मान लो कोई पेमेंट करी, लेट से क्वेश्चन में बोला कि क्रेडिटर को पेमेंट करी, तो आपका एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस थोड़ा कम हो जाएगा अकॉर्डिंगली, है ना। वो तो मतलब ऐसे करना रहेगा। तो ये इसमें स्टेप लगाने हैं। तो ए का बैलेंस, सी का बैलेंस प्लस बी का बैलेंस, और प्लस, अच्छा पहले सही लिखा था, प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस और माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस जो आपको दे रखा है 6496। तो ये टोटल कैपिटल आएगी। इस टोटल कैपिटल को फिर आप नए रेशो में डिवाइड करना। चलो ठीक है, तो बाकी 10 to 12 मिनट्स में ट्राई करना, फिर मैं भी देखता हूँ कि मेरा कितना आता है। चलो, तो एक बार एंट्री वाइज एंट्री मेरे को बताते रहना, हाँ या ना। एक तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, जनरल रिजर्व डेबिट टू ABC, ओके ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन में हमारे 4 नुकसान थे, वो देख लो। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई थी, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई थी, प्रोविज़न बनाना था, और आउटस्टैंडिंग रेंट 260। तो इसकी एंट्री यही करी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ये है ना। और लॉस जो आया रिवैल्यूएशन का 1440, वो तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बराबर बराबर बराबर। तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं। फिर गुडविल की एक एंट्री करी होगी जो हमने डिस्कस करा, ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। गुडविल आपको दे रखी थी 4200, है ना। उसमें बी का पहले आप शेयर निकाल लोगे 1/3, वो आ जाएगा 1400। और गेनिंग रेशियो आपने निकाला होगा ए और सी का, वो आया होगा 7:1। तो ए डेबिट 1225 और सी डेबिट 175। सर जब वो आती है सेकंड रेशियो आता है तो उसके रेशियो को हम पास में मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, 1400 को सीधा गेनिंग, ये तो 1400 उसका शेयर ही आ गया ना सीधा, तो 1400 को ही, जब हम बोला किसी का सेकंडरी रेशियो आता है हाँ तो मल्टीप्लाई करते हैं गुडविल को। 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, बट इसमें नहीं आया, तो इसमें जो हुआ वो संतुष्ट हो आप। चलो, बस यही 4 एंट्री थी। अब कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग देख लो, फिर बताना। पहले इतनी देखो यहाँ तक। बाय बैलेंस BD ये तो लिखा ही होगा, बाय जनरल रिजर्व ये लिखा ही होगा। फिर गुडविल की पोस्टिंग कर दी बी के अंदर क्रेडिट साइड पर, और डेबिट में ए में और सी में, और डेबिट में रिवैल्यूएशन का लॉस लिख दिया होगा। तो फिलहाल जो नकली बैलेंस बच रहे होंगे वो ये बच रहे होंगे, ये नकली बैलेंस है। नकली मतलब रफ में आप निकाल सकते हो, ठीक है। जनरल रिजर्व तो लिखना पड़ेगा मैडम, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो टोटल कैपिटल कैसे निकालनी है वो स्टेप सीख लो। अब हम इसको जोड़ेंगे 7295, बी वाला भी जोड़ेंगे 7920, सी वाला भी जोड़ेंगे 4345, प्लस करेंगे जो हाँ हमारा रिक्वायर्ड कैश बैलेंस था यानी 1000, ठीक है, और माइनस करेंगे जो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस था 6496। तो हमारा टोटल कैपिटल आएगा 14
064। फिर इसको आप नए रेशो में ए और सी के बीच में डिवाइड कर दोगे तो ए का बैलेंस 8790 और सी का बैलेंस 5274 आएगा। इसको टू बैलेंस सी डी की तरह लिख लेना, ये असली बैलेंस है। समझ गए स्टेप, मतलब प्रोसेस क्लियर हो गया। तो बस जब आप ये लिख लोगे, मतलब असली वाले बैलेंस 8790 और सी का 5274, तो आपके बैलेंसिंग फिगर बचेंगे क्रेडिट साइड पर। तो ए अपने घर से 1495 लाएगा और सी अपने घर से 929 लाएगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर बचेगा अल्टीमेटली, असली वाला। और बी क्योंकि रिटायर हो गया तो बी का 7920 आप पे कर दोगे, तो बी में को तो पे करना है, ठीक है। बाकी बैलेंस शीट देख लो बस वैसी नज़र मारने के लिए। बैलेंस शीट में तो जो जो चेंजेस हुए वो आ जाएंगे। ए और सी की कैपिटल आ गई, कैश एट बैंक देखो गिवन है, रिक्वायर्ड वाला 1000 वो आ जाएगा एज इट इज़ बस। तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 21420 दोनों साइड का, ठीक है। समझ गए प्रोसेस? चलो ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। बाकी 25 ये आप होमवर्क में मार्क कर लेना, मतलब ये आप ट्राई कर लेना। ये भी पार्टनरशिप का है, रिटायरमेंट का ही, तो जैसे एक हमने कर लिया तो ये आप अपने आप एक बार कर सकते हो, ठीक है। इस पे बैलेंस शीट नहीं बनानी है आपको, इसमें सिंपल बस रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने को दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो कैपिटल एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे तो इसमें सिंपल वाली है, इसमें बस कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग ऑफ कैश एज द केस में बी। हाँ केस 2, हाँ तो लेकिन केस 3 नहीं है, मतलब जैसे केस 3 तो वो वाला था मुश्किल वाला, हाँ ये वाला आसान वाला है। बस उनको जोड़ लेंगे, हाँ जो बैलेंस बचेगा उनको जोड़ लेंगे और उसको नए रेशो में डिवाइड कर देंगे, है ना। तो लोकेश और निहाल का जो भी बैलेंस बचेगा आप उन दोनों को जोड़ लेना और उसी को नए रेशो में डिवाइड कर लेना, है ना। बाकी ट्राई करके देखना। खैर 26 कर लेते हैं, ये एक मतलब डिबेंचर का क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा वैरायटी कवर कर लेते हैं। 26 डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम में आया भी था पहले। इसमें लिखा है 2 पार्ट्स हैं। पहले फर्स्ट पार्ट है ऑन 1 October 2021 P Limited issued ₹15 lakh, 9% debenture of ₹20 each at a discount of ₹6 per debenture. The company had a balance of ₹1 lakh in security premium on the same date. On 31st March 2022, company decided to write off discount on issue of debenture according to the provision of the act. ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू। तो बेसिकली इसमें आपको कितनी एंट्रियां करनी है? 3 एंट्रियां। 2 एंट्रीज आपको करनी है पहले डिबेंचर इशू वाली, वो तो जो करते हो, और फिर एक एंट्री डिस्काउंट को राइट ऑफ करने वाली। तो डिस्काउंट को जब आप राइट ऑफ करोगे तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम जो 1 लाख दे रखा है पहले उसको यूज़ कर लेना, और फिर जो बचे हुए पैसे होंगे उसके लिए आप P&L को यूज़ करना टू डिस्काउंट। तो बस एक इशू की एंट्री करके दिखा दो ज़रा, 2 एंट्रियाँ, तो पता लग जाएगा 2 मिनट के या 3 मिनट के अंदर कि इशू की एंट्री आप सही कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो एक बार इशू की एंट्री करके फिर मुझे बताना क्या आ रहा है। चलो पहले ये बताओ कि कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं ये। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगर मैं पूछूं आपसे कि कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, हाँ तो ₹15 लाख दे रखा है ना, और एक डिबेंचर 20 रुपये का है, तो 15 लाख रुपए को 20 रुपये से डिवाइड कर दो आप। तो इसका मतलब ये 75,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और कितने रुपए के इशू कर रहे हैं? 14। हाँ तो अब करके देखो एंट्री। चलो तो देखो पहली एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
तो 75,000 डिबेंचर इंटू 14 रुपये इशू प्राइस। और दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट आपने देखो 6 रुपये का दिया, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, इसमें फेस वैल्यू पूरी आ गई, है ना। तो बेसिकली हमारा डिस्काउंट हो गया 4.5 लाख का। तो अब इसको राइट ऑफ करने की क्या एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, पीएनएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बिल्कुल, पीएनएल जो आता है वो बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि 1 लाख हमारे पास प्रीमियम पहले से था, वो यूज़ कर लिया, और बचे हुए रुपए कहाँ से यूज़ कर लेंगे हम, पीएनएल से। तो 3.5 लाख रुपए हम अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को डेबिट कर देंगे। बिल्कुल सही। तो ये डिस्काउंट हमारा राइट ऑफ हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, ऑन 1 अप्रैल 2021 सोमा लिमिटेड परचेज्ड लैंड फ्रॉम मोना लिमिटेड। ठीक है, सोना लिमिटेड इशूड चेक 10 लाख रुपए का एंड एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर 6 months फॉर 5 लाख रुपए का इन फेवर ऑफ मोना। द बैलेंस अमाउंट वॉज पेड बाय इशूइंग 5,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो बेसिकली सिंपल वेंडर को डिवेंचर इशू करने की एंट्री कह रहा है, करके दिखाओ। तो इसमें आपको सिर्फ 2 एंट्रियाँ करनी है, पहले लैंड परचेज की और फिर मोना को जो आपने पेमेंट करी, मतलब चेक भी दिया, बिल्स पेबल भी दिया और बचे हुए पैसों के लिए डिवेंचर्स भी दिए, है ना। तो ये एक बार बताओ क्या आ रही है एंट्री करके, बहुत ही सिंपल है। तो वैसे ये तो साथ साथ ही कर सकते हैं वैसे तो। लैंड अकाउंट डेबिट टू मोना पहली एंट्री तो है ना, दूसरी वाली कर लेता हूँ मेन, मोना डेबिट टू। अब क्या क्या दिया आपने, 10 लाख रुपए का, तो 2 बैंक अकाउंट, 2 बिल्स पेबल अकाउंट 5 लाख रुपए का। नहीं गुरुदेव, 6 महीने बाद तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मतलब ड्यू डेट है, लेकिन बिल्स पेबल आप आज ही एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो लाइबिलिटी तो आज ही क्रिएट हो गई ना बुक्स में। तो ऐसा नहीं कि बस कुछ भी शब्द अचानक नज़रें कहीं भी पड़ गई 6 महीने बाद तो कुछ भी समझ लिया, वो तो पूरा एक सेंटेंस होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज आज एक्सेप्ट कर रहे हैं, पैसा जिसका 6 महीने बाद देंगे, तो इट इज़ अ करंट लाइबिलिटी। और 5,000 डिवेंचर दे रहे हैं, तो 2 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, तो ये भी हो गया 5 लाख। तो टोटल मिलाकर कितना बन गया, 20 लाख, है ना। तो सेकेंड एंट्री हो गई मोना डेबिट टू ये, और फर्स्ट एंट्री में आप लैंड अकाउंट डेबिट टू मोना 20 लाख ही लिख दोगे यहाँ। तो इसका मतलब आपने 20 लाख रुपए की लैंड खरीदी है। ठीक है, क्लियर। चलो पार्ट बी फटाफट से देख लेते हैं थोड़ा सा। शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फ़ायदा पूछ रहा है, तो ये तो आपने वाइवा के लिए पढ़ा होगा कि शेयर होल्डर क्यों इंटरेस्टेड होते हैं। हाँ, क्योंकि उनको अर्निंग कैपेसिटी देखनी है बिजनेस की। बाकी सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, व्हेन सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कॉमा जनरल रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इट इज़ कॉल्ड। जब हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं तो कह रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रॉफिट में से कुछ निकाल के रिजर्व में डालते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ, उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद 28 में पूछ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,20,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 80, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 50, लॉन्ग टर्म डेट विल बी। तो लॉन्ग टर्म वाले क्या क्या हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन।
तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया, 2 लाख। उसके बाद 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या क्या आइटम आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हो। तो डिक्रीज इन करंट एसेट हो गया, करते हैं। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हो गया, करते हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट नहीं करते। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी करते हैं। तो ए करते हैं, बी करते हैं और डी करते हैं, तो ए ऑप्शन ठीक है। फिर इसका चॉइस वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश, किससे कैश पे फ्लो होगा ही नहीं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बिल्कुल सही, क्योंकि ये कैश इक्विवेलेंट ही होता है। तो आपका कैश बढ़ गया और बैंक कम हो गया, तो इससे कैश का इनफ्लो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद 30, यूएई लिमिटेड हैज़ अ बैलेंस इन प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ऑफ 50,000 एंड 75,000 एज ऑन 31 मार्च 2022 एंड 2023। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है ना। तो अकाउंट अगर बनाऊं तो ओपनिंग बैलेंस है 50 और क्लोजिंग बैलेंस है 75। बाकी कह रहा है इट मेड अ प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 65,000, इसने 65,000 का इस साल प्रोविज़न बनाया, ये भी दे रखा है। तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड विल बी, तो आपको टैक्स पेड निकालना है 40, बिल्कुल सही। तो ये तो फटाफट आप अकाउंट बनाकर निकाल लोगे। उसके बाद जो है 31, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द कंपनी कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो चेंज इन इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होता है। नहीं जी, बस कटे 3 नंबर, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करो, कितना आया, नेगेटिव 50,000। फिर वर्क इन प्रोग्रेस का करो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 25,000 और फिनिश्ड गुड्स का करो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 25,000। तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग याद रखना है, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री जो एक्सपेंस होता है ना, तीसरे नंबर वाला, उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। उसके बाद 32, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 33 होमवर्क में दे दूंगा, वो कंपैरेटिव वाला, ठीक है, वो तो आप अपने आप कर लोगे। तो 32 में कह रहा है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। तो बेसिकली सॉल्वेंसी रेशियोज निकालने फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो मैं वो पूछ लेता हूँ आपसे पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है बताओ, हेड, वेरी गुड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वेरी गुड। जनरल रिजर्व, वेरी गुड। पीएनएल बैलेंस, शेयर होल्डर फंड, ये भी शेयर होल्डर फंड है। डिबेंचर, नॉन करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल, करंट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब जिस भी रेशियो का फॉर्मूला याद है वो सुनाना। पहला डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला सुनाओ। सही, नॉन करंट लाइबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो नॉन करंट लाइबिलिटी तो है 3 लाख, ठीक है, फटाफट करना आप भी। डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड जोड़ो, कितना है 4, 5, 80, 6, 7 लाख। तो 3 लाख अपॉन 7 लाख, ये आ जाएगा 0.43:1, है ना।
उसके बाद दूसरा है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, अपॉन डेट वाले में तो नॉन करेंट लायबिलिटी, और ऊपर टोटल एसेट अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी तो 3 लाख दे ही रखी हैं। अब टोटल एसेट्स कैसे निकलेंगे? करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट हो जाएगी, वो तो है ही नहीं यहाँ। तो शेयर होल्डर्स फंड को हम दे देंगे, टोटल एसेट्स नहीं एसेट नहीं देंगे। बताओ। अब टोटल एसेट्स तो भाई नहीं दे रखे ना, नॉन करंट लायबिलिटी तो चलो दे रखी है 3 लाख, टोटल एसेट्स कैसे लूँ? तो देखो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला दूसरा ये भी होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, मतलब ये सब सारे जोड़ लोगे तो ये टोटल एसेट्स होते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड हो गई ना। मतलब टोटल लायबिलिटीज का हाँ, टोटल लायबिलिटीज़ को ही तो टोटल एसेट्स भी कह सकते हैं ना बैलेंस शीट के लिए। तो आप ये सारे जोड़ लो, तो मेरे ख्याल से ये सारे जोड़ के 12 लाख आ रहा है। है ना, तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो बन गया 12 लाख अपॉन 3 लाख, ये आ गया 4:1। और तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड है ऊपर के 4, तो ऊपर के 4 जोड़ लो, कितना था? 7 लाख, और टोटल एसेट 12 लाख, तो ये आ जाएगा 0.58:1। लेकिन इसमें एक नंबर आपका कट जाएगा अगर आपने ये नहीं बताया कि व्हाट कॉन्क्लूजन्स वुड यू ड्रॉ फ्रॉम द अबव रेशियोज़। तो इसके लिए आपको जो नोट्स में लिखवाया था ना, सिग्निफिकेंस, हर रेशियो का एक सिग्निफिकेंस होता है कि भाई किस रेशियो से हम क्या पहचानते हैं, किस रेशियो से क्या पहचानते हैं, वो लिखना पड़ेगा। कि डेट इक्विटी रेशियो से हम क्या पहचानते हैं, है ना, या टोटल एसेट टू डेट रेशियो से क्या सिग्निफाई होता है, या प्रोप्राइटरी रेशियो से क्या सिग्निफाई होता है। और डेट इक्विटी रेशियो में तो आप ये भी बताओगे कि आइडियल रेशियो 2:1 होता है, और जबकि इनका है सिर्फ 0.43:1, तो आप कहोगे पुअर है, बेकार है। समझ गए? तो ये बताना पड़ेगा। चलो बाकी 33 आप होमवर्क में कर लेना। ये एक सिंपल, मतलब एग्ज़ाम में एक फिक्स क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, कंपैरेटिव या कॉमन साइज़ कुछ भी एक बनाने का, है ना, तो ये आप ट्राई करना। बाकी एक ये कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन फटाफट से, जिसमें हमको कह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पंकज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज 28,000। तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से ऑलरेडी 28,000 आंसर दे रखा है। तो मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 पार्ट होते हैं, पहला ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। तो पहला पार्ट उसने ऑलरेडी दे रखा है, तो आपका मतलब आधा क्वेश्चन कंप्लीट है उसकी तरफ से। बाकी फिर बैलेंस शीट दे रखी है, वो तो नॉर्मल ये सब बातें। फिर नोट्स दे रखे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, PPE, मशीन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और 2 एडजस्टमेंट्स हैं, वो पहले डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। पहली एडजस्टमेंट तो है मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 90,000 ब्रैकेट में डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 23,000, यानी कि ये उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। वॉज सोल्ड, हमने बेच दी, एट ए प्रॉफिट ऑफ 12,000। तो बताओ कितने की बेची होगी? 3 सेकंड में, 1, 2, 3, 1,02,000। भाई बुक वैल्यू दे रखी है 90, बुक वैल्यू दे रखी है 90,000 और 12,000 के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो इसका मतलब कितने की बेच रहे हो? 1,02,000, है ना। तो फास्ट करना। तो अब इसमें आपको ना अकाउंट बनाने पड़ेंगे। हाँ, एक तो मशीन वाला अकाउंट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट,
और साथ साथ उसका प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, हाँ 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बाकी सेकंड पॉइंट भी पढ़ लो, इसका भी सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। 9% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल। कह रहा है आपने डिबेंचर्स जो इशू करे वो साल के मतलब बिल्कुल पहले दिन पे ही कर दिए इशू। तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ेगा? इंटरेस्ट हमको तो 3 लाख मिल रहा है। वेरी गुड। तो आपको जो इंटरेस्ट है डिबेंचर का वो क्लोजिंग बैलेंस यानी 3 लाख पर निकालना पड़ेगा, जो आएगा 9 तियाँ 27,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप 27,000 लोगे। तो क्लियर हो गया? बाकी फिर क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मतलब मैं हल्का सा ढांचा बना रहा हूँ, बाकी फिर आप करके मुझे बताना 10 मिनट के अंदर कि जो इसमें जो पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो ऑलरेडी गिवन है, तो वो आप सीधा लिख सकते हो, वो नहीं सॉल्व करना। बस आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर निकालना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर निकालना है, बस ये दोनों आंसर निकालने हैं मेनली। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन का फ्लो? तो ये आप ट्राई करके देखो, फिर मिलते हैं। मतलब कोशिश करो ASAP जितना जल्दी हो सके करने की, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और बस लेजर यही बनेगा प्लांट एंड मशीनरी का और प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन का, है ना। फिर चेक करता हूँ आइटम वाइज आइटम, तो पहले आप करके देख लो। आओ जी, पहले प्लांट एंड मशीन अकाउंट देख लो। टू बैलेंस BD लिखा होगा 6,04,000 और बाय बैलेंस CD 886, ये गिवन हो गया। बाकी क्रेडिट साइड पे आपको लिखना है एक तो बाय कैश जो आपने मशीन बेची, सेल वैल्यू 1,02,000, और जो मशीन आपने बेची उसका एक्यूमुलेटेड डेप दे रखा था 23,000, है ना। ये 23,000 एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट में भी क्रॉस पोस्ट हो जाएगा। बाकी गेन हुआ 12,000 का, वो भी गिवन था। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी ये बच जाएगी कि आपने मशीन परचेज जो करी वो करी 395 की, है ना। बस तो मेन तो हमको यही निकालना था, क्योंकि इस परचेज को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे बस। और जो सेल आपने करी 1,02,000 की, उस 1,02,000 को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। बाकी गेन का कुछ करना नहीं, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, वो हमको ऑलरेडी दे रखा है। और नीचे वाले अकाउंट का भी कोई ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि उसमें भी डेप्रीसिएशन जो निकलेगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है ना। तो भाई ऑपरेटिंग का तो दे ही रखा है ना आंसर, तो इसका भी निकाल के कुछ ऐसा बड़ा वो नहीं है यूज़। तो क्लियर हो गया? चलो बाकी आंसर दिखा देता हूँ। तो फाइनेंसिंग पहले ऑपरेटिंग का तो देखो गिवन ही था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का देख लो, आंसर जो आएगा वो आएगा -2,93,000, है ना। परचेज माइनस कर दोगे और सेल ऑफ मशीन ऐड कर लोगे। बाकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लो, जो मेन है इशू ऑफ शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई थी तो प्लस हो गया। इशू ऑफ डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ गई थी तो प्लस हो गया। और इंटरेस्ट वो हमने निकाल ही लिया था आपके साथ, वो माइनस हो गया 27,000 बस। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा 473 पॉजिटिव, है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी गिवन है 28 प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का -293 और प्लस फाइनेंसिंग 473। तो A + B + C तीनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 2,08,000। फिर इसमें आप ओपनिंग वाले बिगनिंग वाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करोगे 1,60,000, तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा 3,68,000। करंट इन्वेस्टमेंट्स तो कैश के अंदर ही जोड़ लेते हैं ना। करंट इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं ना, तो इसीलिए तो हमने 1,30,000 और 2,38,000 दोनों को जोड़कर लिखा कैश इक्विवेलेंट 368। हाँ, नहीं ओपनिंग तो ऐड करते हैं, नेट तो इसको बोलते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो तीनों के आंसर्स को जोड़कर आता है।
फिर उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग वाला, तो आंसर आ जाता है क्लोजिंग वाला, है ना। तो फिर ये मैच हो जाता है ऑटोमेटिकली 368। तो आप भी प्यारे बच्चों इस पूरे पेपर को घर में अच्छे से रिवाइज़ करना, जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए उन्हें ट्राई करना, और ये पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन तो मैंने डिस्कस करा ही। आपको अगर इसका पेपर और सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो आप सिंपल RKG इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें बैचेस में जाना, हमारा फ्री बैच है, उसका बैच कोड है RKG24, ये डाल देना, RKG25 सॉरी, ये डाल देना, तो आप उस हमारे फ्री बैच में आ जाओगे। तो वहाँ पर आपको ये PDF और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ तो हमने पूरा डिस्कस कर ही लिया, बस आप खुद भी इसको रिवाइज़ ज़रूर करना। बाकी मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में, और उसमें कोशिश करूँगा ऐसे ही आपके लिए मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस लेकर आऊँ। चलो ठीक है, बाय बाय।